Welcome you all to today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2. The last chapter, that is cash flow statement. In the board itself, I have prepared the format for cash flow. So first of all, let me tell you what you mean by cash flow. Cash flow मतलब बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आते हैं, what are the inflow sources and what are the outflow sources. तो बेसिकली फ्लोज को मैंने एक्टिविटी में डिवाइड किया है. One is my operating activities, the next one is my investing activities, and the last one is my financing activities. Inflow, okay, कहाँ से inflow आता है और कहाँ से outflow जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. बिजनेसमैन कम्स टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि भाई कितना इनफ्लोज है कितना आउटफ्लोज है. ओके, सो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाटएवर अमाउंट वी आर गेटिंग, ओके, उसके बाद पूरा इन्वेस्टिंग का पूरा अलग से करना है व्हाटएवर अमाउंट वी आर गेटिंग. उसके बाद पूरा फाइनेंसिंग का अलग से करना है. फिर ए बी सी तीनों दिन को हमें प्लस कर देना है. तीनों दिन को प्लस करने के बाद ए बी सी को प्लस करना है. वी गेट नेट कैश फ्लो. ओके, चाहे इनफ्लो हो आउटफ्लो हो. इनफ्लो होगा तो प्लस में होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस में होगा. उसके बाद फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर 2 साल का दिया होगा. प्रीवियस ईयर को हमें इसमें ऐड कर देना है एंड द आंसर जो आएगा वो होगा मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर का आंसर. मतलब कैश बैलेंस विल बी योर आंसर. प्रीवियस ईयर कैश बैलेंस प्लस करो, करंट ईयर कैश बैलेंस ऑफ का उसका आंसर अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा. सो कौन सी एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई एम टॉकिंग एज पर कंपनी फाइल अकाउंट्स. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. So it starts with net profit of current year. So it starts with net profit of current year. तो सीधा आपको देखे रखा होगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, या तो 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. अगर 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा 2 साल का, उसको आपको कंपेयर कर लेना है. डिफरेंस चेक कर लेना है, इंसर्ट कंपेयर का मतलब डिफरेंस कर लेना है आपको. विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. उसमें आपको क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. जस्ट वेट. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. उसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. आई वेंट फॉर टेकिंग द मार्कअप. नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब के जो रेगुलर बिजनेस सोर्सेज हम नहीं कमाते, जो भी रेगुलर इनकम नहीं है. जैसे प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं करते, इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं बेचेंगे. प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स रोज तो एसेट नहीं बेचेंगे. इट इज नॉट माय बिजनेस ऑफ सेलिंग द एसेट्स. पुराने हो गए होंगे तो मैंने बेच दिया होगा. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कभी ही मुझे मिलता है. ओके. डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी मुझे साल में एक ही बार मिलता है, यू कैन से. एंड रेंट इनकम ऑन द एसेट्स. ठीक है, तो ये सब वो इनकम है जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग. मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, एसेट्स बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिलता ही रहता है. सेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिविडेंड मिलता ही रहता है. प्रॉपर्टीज मैंने किसी को भाड़े पे दे दी उस पर रेंट मिलता ही रहता है. उसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो हम कंसीडर करते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर. टोटल ऑफ इट को हमें माइनस करना है. ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये जो है वो हमें माइनस करना है. उसके बाद क्या ऐड करना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो मुझे ऐड करना है. तो उसमें क्या आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, मुझे इसको पे नहीं करना होता है. इंटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया है, मतलब राइट ऑफ ही होता है. मैंने राइट ऑफ लिख दिया, उसकी वैल्यू कम हो तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइज करना. ओके, वो फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस किया हो तो प्लस, प्रॉफिट किया हो तो बाय माइनस. ओके, उसके बाद टैक्स प्रोविजन ऑफ करंट ईयर, 2 साल का फिगर कर दिया है तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन आपको ऊपर प्लस करना है और नीचे टैक्स पेड प्रीवियस ईयर यहाँ पे माइनस करना है. करंट ईयर का प्लस किया, देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो भी डिफरेंस दिया होगा. प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर यहाँ पे प्लस
डिविडेंड जो हम पे करते हैं, ओके, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पे हम जो यहाँ पे करेंगे, सी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड वो यहाँ से माइनस होगा, ओके। उसके बाद क्या क्या ऐड होगा, फिर मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये मेरी एडिंग है। ये ऐड क्या करना है, डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ओके। सो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वो आपको ऐड करना है। देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मुझे फिगर मिलेगा। इसके अंदर से ये लेस किया तो यहाँ पे मैंने फिगर लिखा, इसमें से मैंने ये प्लस किया तो ये अमाउंट मिला, उसमें मैंने ये भी प्लस किया तो ये अमाउंट आया, इसमें से ये माइनस, ये प्लस, तो मुझे नेट अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे अवेलेबल हुआ, फिर मुझे क्या करना है, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से क्या, उससे पहले क्या चेंज हो मेरे ऑपरेटिंग में, मतलब ये सब पार्ट मान के चलो, इट सब प्रॉफिट एंड लॉस। अब आता हूं मैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज में। मुझे तो कैश को लिखना है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो कैश आया, सर वो कैश कैसा है, क्रेडिटर्स बढ़े, ठीक है, तो मुझे पेमेंट लेस बाद में करना, तो कैश मिला, कैश रह गया मेरे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा तो पैसे मिले मुझे, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू थिंक अबाउट कि पैसे, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना। शॉर्ट टर्म लोन बढ़ा तो पैसे मिले मुझे हमें, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करनी है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो भी एसेट्स बेचा, एसेट्स को बेच दिए मैंने, लूज टूल्स बेच दिए तो एसेट्स कम हो गए, बेच तो पैसे मिले मुझे, तो ये ऐड होगा। और इसका उल्टा, करंट लायबिलिटीज कम हुई, मतलब मैंने पेमेंट किया होगा तो कम हुआ होगा, पैसे गए। एसेट्स बढ़े, मैंने बताया एसेट मैंने और परचेस किया होगा, करंट एसेट्स, तो पैसे मेरे यहाँ पे गए होंगे। स्टॉक मैंने परचेस किया तो पैसे गए, तो ये लेस करना, तो ये दोनों ऐड, ये दोनों लेस करके अमाउंट बाहर लिखना है। इसमें से इसको मैंने प्लस किया, फिगर अगर प्लस में आया तो प्लस करना है, माइनस में आया तो माइनस करना है, यू विल गेट द अमाउंट ओवर हियर। इसमें आपको टैक्स पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करना है, यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको अवेलेबल है। तो ये पूरा आपने अलग से लिख दिया, अगर पूरा फॉर्मेट बाय चांस पूछा है तो, बाकी तो पूरा फॉर्मेट पूछते नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर कैरीज अराउंड 6 मार्क्स। एक 4 मार्क्स आपको सम पूछेंगे, एक एमसीक्यू, एक 1 सेकंड पूछा जाता है बेसिकली, इसके ऊपर पूछते नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर एक आध एक्टिविटी ही पूछेंगे, उसके ऊपर तो पूछेंगे नहीं, ओके। सो कमिंग टू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिपेंड करता है मेरे यहाँ पे एसेट्स के ऊपर। कौन से एसेट्स सर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है सर, नॉन करंट एसेट्स। आई थिंक आपको पता है व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स, आपने ऑलरेडी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल बैलेंस शीट ऑलरेडी लर्न किया है, तो सर मुझे पता है वो 4 पॉइंट जो है, ठीक है। एसेट्स बढ़े तो मतलब पैसे गए, एसेट्स कम हुए मतलब पैसे आए। इन शॉर्ट देखो, सेल किया एसेट्स तो पैसे आए, सेल किया मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पैसे आए, इंटरेस्ट डिविडेंड राइट मुझे मिला वो तो पैसे आए, परचेज किया मैंने एसेट्स से, नॉन इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पैसे गए, तो पैसे आए, कैश कम्स, कैश गोज, करने के बाद नेट अमाउंट इन्वेस्टिंग का मुझे बाहर लिख देना, बिगड़ नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिपेंड करता है मेरा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर और नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर। आप अगर ध्यान से सोचोगे प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, या आ गया मेरा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आ गया, या आ गया मेरा नॉन करंट एसेट्स आ गया, मतलब एसेट्स में खत्म हो गए, लायबिलिटीज में क्या बचा है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज बची हुई है, तो वो इसमें आ गया। मतलब मेरी पूरी बैलेंस शीट की एक हिस्ट्री है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब लायबिलिटीज बढ़ी, मतलब मैंने शेयर्स और भी इश्यू किए होंगे, डिबेंचर्स और भी बेचे होंगे, तो पैसे मिले होंगे मुझे। लायबिलिटीज बढ़ी तो कैश कम्स इन, सो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पैसे मिले। प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किए और मैंने प्रोसीड मतलब और भी करना, तो पैसे मिले। डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया और साल के एंड में पे किया, इंटरिम इन बिटवीन भी मैंने कोई डिविडेंड अगर मैंने पे किया है तो वो भी माइनस पेमेंट किया। लोन का रिपेमेंट किया तो भी पैसे गए। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के पैसे वापस किया, प्रेफरेंस शेयर्स के मैंने पैसे वापस किए, 1 सेकंड पैसे गए मेरे पास से। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। तो पैसे आए और पैसे के सेविंग एक नेट इफेक्ट मुझे बाहर दे देती है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, तो ये सी आ गया।
फिर आपको ए बी एंड सी तीनों को प्लस कर नेट कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग प्रीवियस ईयर का, तो आपको करंट के वाला आंसर अवेलेबल है, मतलब आपका आंसर टैली हो जाएगा। आई होप सो कि आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। फॉर्मेट वंस आपको क्लियर है तो आप कोई भी सम कर सकते हो। फॉर्मेट वंस अगर आपको क्लियर है ना तो बेटा आप कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। सब में कुछ भी नहीं था, 11 मार्क पक्के थे आपके, पक्के। ओके, उसके बाद था मेरा पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आपको फॉर्मेट पक्का था कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, आपको ऑलरेडी पता है। कंपैरेटिव में होता, कॉमन सेक्टर में क्या था, सेल्स के बेस पे करना था मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, कॉमन सेक्टर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर टोटल ऑफ बैलेंस शीट से मुझे पे करना था। आई होप सो बी क्लियर है। देन चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो, सारे फॉर्मूलाज, आई थिंक 14 फॉर्मूलाज थे इनके अंदर दूसरे फॉर्मूलाज भी थे, बट 14 फॉर्मूलाज मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए थे क्या है और कैसे है। फॉर्मूलाज रन किया, सब क्लियर। देखिए सेम वे यहाँ पे फॉर्मेट रन किया, सब क्लियर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट we will see the error questions and the exercise sums, so we will understand that. Okay, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अभी बता देता हूं मैं आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट फॉर्मेट ठीक से बेटा लर्न करना। ओके, देन अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूला ठीक से लर्न करना। ओके, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन सेंस कंपैरेटिव के सम्स ध्यान से करना। अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलास, कैश फ्लो का ये फॉर्मेट लर्न कर लेना। ओके, एज यू ऑलरेडी नो फर्स्ट पार्ट, ओके, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फर्स्ट पार्ट में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको एक सम पूछेंगे 11 मार्क में। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक सम कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक सम पूछेंगे 11 मार्क्स में, तो 11 पर 22 मार्क्स हो गए। एडमिशन के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, रिटायरमेंट के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, शेयर कैपिटल के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स। शेयर कैपिटल के सम में ऑप्शंस आते हैं, 99% तो शेयर कैपिटल के सम में आपको ऑप्शन देते हैं। दिस टाइम प्रोडक्ट भी आपको नहीं है, तो केस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑफ शेयर कैपिटल आप सॉल्व कर लेना। डिबेंचर्स में बेसिकली आपको इश्यूड पर, रेडीमेड पर, इश्यूड पर, रेडीमेड प्रीमियम जो 6 टाइप्स थे वो अच्छे से उसके एंट्रीज आप देख लेना, इश्यूड की, रिडेम्पशंस की। 99% वही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, 3 marks and 4 marks. Chapter number 4, that is reconsider partnership from first part. Sacrifice gain ratio आप देख लेना, and question number 12 उसमें से देख लेना। ओके, चैप्टर नंबर 3 गुडविल। ओके, गुडविल में से आप चारों चीजों की फॉर्मूला याद कर लेना, चारों की फॉर्मूला याद कर लेना। वेटेज देना मैक्सिमम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके फॉर्मूला ठीक से करना, उसमें रुपीज लगाना भूलना मत। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 11 सम्स है, वो 11 के 11 सम्स आपको बताओ इनिशिएट कैसे करना है। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आपको इतना करना है। चैप्टर 2 में तो मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में सबको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 ठीक से कर लेना। ओके, चैप्टर 2 में मैंने बताया डिबेंचर्स में आपको 6 जो दिया है, पार प्रीमियम, पार डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट पार, वो 6 जो है वो आप लर्न कर लेना, उसके एंट्रीज बेसिकली। और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला भी कर लेना, जो मैंने वेरी लास्ट लेक्चर में बताया था, एक वो भी आप देख सकते हो, वो भी चांसेस है पूछे जाने के। ओके, थर्ड चैप्टर मैंने कंपनी फाइनेंस बता दिया, उसमें आपके लास्ट के 2 इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस में लास्ट के 2 सम्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। देन चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो जो सिंपल वाला है, क्वेश्चन मार्क वाले नहीं करोगे एट प्रेजेंट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा करना है मत, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप नहीं करोगे। ओके, एकदम इतना तो भी चलेगा, बट एक बार देख जरूर लेना उसको भी अब। सो चैप्टर नंबर 4 में कंपैरेटिव के सम्स एंड कॉमन सर्च के सम्स एक बार कर लेना सॉल्व। चैप्टर नंबर 5 में पहले फॉर्मूला ही लर्न करना, उसके बाद ही सम का अटैक करना। बहुत ही कम है, कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ ही सम्स है यहाँ पे, हार्डली 35 सम्स होंगे, आपको इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट,
ओके ये, और जो मैं आगे करवाने वाला हूँ आपको इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस के सम्स। ओके इतने ज्यादा इसमें भी नहीं है, आप ये फुल चैप्टर यहाँ पे कर सकते हो। थियोरेटिकल एमसीक्यूज एंड वन सेंटेंस है, टेक्स्ट बुक के पीछे से आपको एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस प्रॉपर्ली गो थ्रू पहले यहाँ पे कर लेना है, फिर कोई दूसरी और बुक्स पे यहाँ पे जाना। ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। होप सो आप अच्छे से अटेंड करेंगे, क्वेश्चंस ठीक से रीड करेंगे, देन आप उस पे सॉल्व सम या थियरी फिर यहाँ पे सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टिल यू आर हैविंग सो मेनी टाइम। तो अभी आपको गाला की बुक्स आती है, ओके देन मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आती है, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, परचेज करें एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। ये जो भी बना है दैट इज कॉल्ड द बेस। बेस अच्छी है तो बिल्डिंग प्रॉपर खड़ी होगी, इन बिल्डिंग को भी खड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। सो बेटर भी आपका बेस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है अकाउंटेंसी का। नाउ आप उस बिल्डिंग बनाए, स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स। ओके पेपर सॉल्व करना चालू करें, आपका अकाउंट्स का पेपर 2.5 आवर्स में फुल्ली कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू चेक द पेपर्स। सो फ्यू एडवाइस जो मैंने मुझे आपको देने थे, आई हैव गिवन दैट एडवाइसेस। ओके फॉलो करना है नहीं करना दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है यू नो इट वेरी वेल, पेपर्स अटेम्प्ट किस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस and the exercise sums of chapter number 6, the last chapter of accounts, standard 12 cash flow. Thank you. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Illustration number 13. From the following details of Bridge Mohan Limited, prepare statement showing cash flow from investing activities. So you are given with additional information. Provide 20% depreciation on machine. सो मशीन का अकाउंट बना देंगे। प्रोवाइड 10% डेप्ट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का भी अकाउंट बना देंगे। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 3 लाख। ओके मशीन्स का जो अकाउंट बनाएंगे उसका ओपनिंग डेबिट पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, क्रेडिट पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। 20% डेप्री किया तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन 2 लाख पे 20% दैट इज 40,000। रिमेनिंग अमाउंट जो भी डेबिट साइड में बचेगा, ओके जो भी डेबिट पे रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बचेगा दैट विल बी योर परचेज। सेम वे फर्नीचर डेबिट साइड पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। 80,000 पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 8,000। डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे जो भी आएगा आई थिंक सो 28,000 के आसपास का डिफरेंस अमाउंट आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा, लिख देंगे वहाँ पे टू कैश ब्रैकेट में परचेज। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹3 लाख। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 4 लाख एंड 6 लाख। इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, क्रेडिट पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। 40% 4 लाख का 40% दैट इज 1,60,000। 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा 3 लाख में, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय कैश ब्रैकेट में सेल्स 3 लाख। डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000 क्या प्रॉफिट कमाया। फिर डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा आई थिंक सो डेबिट साइड पे डिफरेंस बचेगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट हमने किया है परचेज। और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये तो हम लोग सीधा एक ही एंट्री पास करेंगे, इनकम है इनफ्लो है तो सीधा हम उसको ऐड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 6 लाख का 4 लाख का 6 लाख हो गया। असेट्स बढ़ गए, मतलब हमने परचेज किया, प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन से। ओके तो मतलब आउटफ्लो ब्रैकेट में। मशीन तो अकाउंट से मिल जाएगा। लैंड बिल्डिंग 6 लाख का 6 लाख ही रहा, खुद नहीं लिखना है। फर्नीचर अपने लेडजर अकाउंट से मिल जाएगा। पेटेंट 1 लाख का 80,000 हो गया। ओके तो ये तो राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ होता है तो जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, यहाँ पे पेटेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके अगर बढ़ गया होता तो पेटेंट परचेस करते तो आता इन्वेस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो कम हो गया है। एवं गुडविल भी राइट ऑफ हो चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। ठीक है आप देख सकते हैं आंसर। ओके इन्वेस्टमेंट्स आप पहले अकाउंट देख लीजिए जो हमने अकाउंट्स किए हैं। डेबिट साइड पे बचा है 2,40,000 मशीन में, मतलब परचेस किया।
फर्नीचर भी डेबिट पे बैलेंस बचा है, मतलब 20,000 का मैंने परचेस किया। इन्वेस्टमेंट का भी डेबिट साइड में बचा है, टू कैश मैंने परचेस किया। तो परचेस और सेल की ही इफेक्ट यहाँ पे आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, ओके। और इंटरेस्ट जो मुझे मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसकी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये टॉपिक जुड़ा हुआ है विथ शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के साथ, ओके। कंपनी फाइनल अकाउंट्स की बात करूँ तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, यू ऑलरेडी नो, एंड इवन यू नो अबाउट द नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है। ये फिनेंसिंग उसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ओके। So let us see illustration number 14. From the following information of Ethel Company Limited, calculate cash flow from the financing activities. ओके नीचे पहले दिए के रखा है जो इन्फॉर्मेशन वो सॉल्व करते हैं। डिविडेंड मैंने पे किया है इक्विटी पे 2 लाख एंड प्रेफरेंस पे 1 लाख, तो ये तो आउटफ्लो हो गया सीधा। डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है 50,000, ये भी आउटफ्लो हो गया। अब ऊपर टेबल में देखते हैं तो इक्विटी सा कैपिटल पहले 12 लाख था, फिर 18 लाख हो गया, तो बढ़ गया, तो मतलब शेयर्स इशू किए तो 6 लाख का इनफ्लो हो गया। प्रेफरेंस है 10 लाख का 8 लाख हो गया, मतलब मैंने पैसे वापस किए, तो 2 लाख का रिडेम्पशन किया मैंने, तो आउटफ्लो हो गया। डिबेंचर एज इट इज रहा। इनफ्लो आउटफ्लो का समेशन करने के बाद वी गॉट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इलस्ट्रेशन नंबर 15, वी गॉट टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मुझे पूरा स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, ओके। लेट अस सी कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या। डिबेंचर आर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके, कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट अप विथ प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस से, तो नेट प्रॉफिट इज 2,50,000, ओके। उसके बाद हम पहले ऑपरेटिंग का देख लेते हैं, या ट्रांसफर देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे ट्रांसफर होगा। सिंपली आप फिर तो नीचे आंसर दे के रखा, यू कैन गो थ्रू इट। शेयर कैपिटल 18 लाख का 20 लाख हो गया, मतलब शेयर्स इशू किए तो फिनेंसिंग के अंदर आ जाएगा, इनफ्लो है। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लिख देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर। डिबेंचर्स 7 लाख का 5 लाख हो गया, रिडीम किया मतलब 2 लाख का रिडीम, मतलब आउटफ्लो हो गया, फिनेंसिंग में आएगा। 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 लाख पर 10%, दैट इज़ 50,000। तब इसकी दो इफेक्ट पास करनी पड़ेगी, एक हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स प्लस कर देंगे बिंग एक्सपेंस, और दूसरा हम लोग फिनेंसिंग में उसको माइनस कर देंगे, तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा, बिल्कुल दो इफेक्ट देनी पड़ेगी बिंग एडजस्टमेंट। करंट लायबिलिटीज 3 लाख के 4 लाख, लायबिलिटीज बढ़ गई, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, इनफ्लो है। उसके बाद फिक्स एसेट्स की बात की जाए, टेंजिबल एसेट्स 20 लाख का 22 लाख हो गया, तो परचेस ऑफ एसेट्स हो गया 2 लाख का, तो आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग का, तो लिखेंगे आउटफ्लो। इंटेंजिबल एसेट्स 6 लाख का 6 लाख करना, नो चेंज। करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश 6 लाख का 7 लाख, एसेट्स बढ़ गए मतलब पैसे गए मेरे पास से, ऑपरेटिंग के अंदर लिख देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद जो लिखते हैं ना हम लोग, उसमें लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एसेट्स बढ़ गए तो पैसे गए, आउटफ्लो में लिख देंगे यहाँ पे लेस में, इन शॉर्ट लिख के 1 लाख लिख के माइनस करेंगे। एट द एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ए मिलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बी मिलेगा, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग सी मिलेगा। ए बी सी को प्लस करेंगे, उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दैट इज 1 लाख हम प्लस करेंगे, विल गेट द आंसर इज क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। यू कैन चेक द आंसर, ओके। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो इट इज़ वेरी मच ईजीएस्ट फॉर यू। इतना बड़ा सम तो बेसिकली बोर्ड में नहीं पूछते हैं, स्टिल फॉर नॉलेज पर्पस ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दिया है तो हमें सॉल्व करना ही है, दैट इज वाई, ओके ना। लास्ट इलस्ट्रेशन आई थिंक सो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सोमनाथ कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेट अस सी कोई एडजस्टमेंट्स दिया है क्या। या इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स दिया है 36,000, तो ये हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फिनेंसिंग में से माइनस करेंगे। और टैक्स पेड दिया 1,60,000, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग दिया है 120, हाँ ओपनिंग दिया है 1,20,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना देंगे। बीइंग लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे 1,20,000,
टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे 1,68,000 और मैंने पेमेंट किया है टैक्स पेड 168, डेबिट साइड में टू बैंक 1,68,000 सी देख सकते हो। तो रिमेनिंग अमाउंट आया 2,16,000 क्रेडिट साइड पर। ये प्रोविजंस हम लोग ऐड कर देंगे 2,16,000 नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे डेबिट साइड पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोविजंस ऑफ करंट ईयर। और ये जो मैंने जो कैश पे किया है ना 168 वो लास्ट में ऑपरेटिंग में से माइनस कर देते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। सी प्रोविजन टैक्स प्रोविजन 2,16,000 लिखा है, करंट ईयर का ऊपर प्लस कर दिया एंड नीचे टैक्स पेड 168 को माइनस कर दिया। ओके ना, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। इक्विटी साइड क्या पड़ा 16 लाख 18 लाख हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख फिनांसिंग में। प्रेफरेंस शेयर्स 0 का 2 लाख हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फिनांसिंग के अंदर इनफ्लो है दोनों ही। रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व का डिफरेंस भी आप ऑपरेटिंग में लिख सकते हो 20,000 एंड प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस भी आप ऑपरेटिंग में लिख सकते हो 8,000। लेट अस सी उन्होंने कहाँ पे लिखा है। सी प्रॉफिट तो लिखा ही है, जनरल रिजर्व का डिफरेंस अमाउंट जो आता है वो भी नीचे लिखते हैं ना, जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ राइट ऑफ वो भी लिखा हुआ है 20,000। ओके ना, एज पर फॉर्मेट है, आपको इजी पड़ेगा फॉर्मेट अगर लर्न किया है तो। डिबेंचर्स का डिफरेंस 2,40,000 का 260 हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फिनांसिंग में इनफ्लो। बैंक ओवर ऑफ भी 5 लाख का 272 हो गया तो आउटफ्लो हो गया। लाइबिलिटीज कम हो गई तो पैसे गए, लिखेंगे हम फिनांसिंग में। एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने कहाँ पे लिखा है। बैंक ओवर ऑफ नया आया है तो लेट अस चेक। ये रेडम्स में बैंक ओवर ऑफ 2,28,000 फिनांसिंग में से आउटफ्लो कर दिया। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स 4,80,000 का 4,40,000 हो गया। लाइबिलिटीज कम हो गई, बिंग करंट लाइबिलिटीज कम हो गई लाइबिलिटीज तो पैसे गए तो आउटफ्लो, ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है 2,32,000 वो ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड करेंगे और 2 लाख रुपीज़ जो है फिनांसिंग में से माइनस करेंगे, वो हम लास्ट ईयर का पे करते हैं। एसेट्स की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स जो है 16,40,000 का 16 लाख हो गया, मतलब सेल ऑफ एसेट्स किया मैंने 40,000 तो इनफ्लो हो गया। डेप्रिसिएशन फंड 4,40,000 का 6 लाख हो गया, डेप्रिसिएशन आया ऑपरेटिंग के अंदर 1,60,000 प्लस कर देंगे। लेट अस चेक इट वंस। आपको मिल चुका होगा। ट्रेड पेएबल्स, सॉरी ये रिसीवेबल्स है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल मिसप्रिंट है, इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। 8 लाख का 9,60,000 करंट एसेट्स बढ़ गए तो पैसे गए तो आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। स्टॉक 12 लाख का 14 लाख हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गए, ये भी आउटफ्लो होगा 2 लाख का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग लिखेंगे 60,000, क्लोजिंग विल बी माई आंसर। यू कैन चेक द आंसर। आई डोंट थिंक कि मुझे ये अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट्स हुई है, ऐसे ईजीली अवेलेबल हो जाता है। चेक द आंसर। जस्ट आपको पता होना चाहिए किसकी एंट्री मुझे कहाँ पे और किस तरीके से पास यहाँ पे करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज। ओके, राइट इट डाउन। सी टैक्स पेड माइनस किया हुआ है, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व किया है, देन फिनांसिंग किया है सॉल्व। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस किया, क्लोजिंग इश्यू आंसर। सो एज आई टोल्ड यू कि ख़त्म होता है यहाँ पे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग with solving the sums of exercise, that is from question number 15 you got to start the solving। अगर मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूँ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सम स्टार्ट होता है, उसमें आपको ऐड करना है इनकम टैक्स प्रोविजंस, प्रपोज डिविडेंड भी ऐड होगा, डिप्रीशिएशन ऐड, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस, इंटरेस्ट पेड प्लस, गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस।
विल गेट द आंसर। 16 वाले सम की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस अमाउंट जो है उससे सम स्टार्ट हुआ फिर 15,000, डिप्रिसिएशन 20,000, गुडविल 55 का 40 राइट ऑफ ऑफ 15,000 प्लस स्टॉक 45 का 60 इंक्रीज इन स्टॉक करंट एसेट्स है, स्टॉक बढ़ गया तो मतलब माइनस होगा। डेटर्स 90 का 50 होगा, करंट एसेट्स कम हुए तो पैसे आए 40 प्लस होगा। क्रेडिटर्स 60 का 40 हो गया, क्रेडिटर्स को मतलब मैंने पे कर दिया है तो पैसे गए तो मतलब माइनस होगा। बिल्स पेएबल 20 का 70 हो गया, लायबिलिटीज़ बढ़ गए तो पैसे आए, इनफ्लो होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 15 का 10 हो गया, 5,000 गए तो माइनस हो जाएगा 5,000। ओके, एंड डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है तो प्लस, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है तो माइनस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है तो प्लस, रेंट रिसीव्ड इनकम है तो माइनस। विद दिस इफेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्लस वाले एक साथ में लिख देना, एक्सपेंस के नाम से जो हेडिंग दिया है ना, नॉन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस, उसके अंदर सारे लिख देना। इनकम फिर लिख देना, एज पर फॉर्मेट जाना तो पहले इनकम को लेस करना फिर एक्सपेंस को प्लस करना, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में क्या चेंज है वो लिख देना, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको मिल जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई विश कि आप 17 भी ट्राई यहाँ पे करें। सो 17 से आई होप सो ओनली फ्यू सम्स आर देयर। ओके, ओनली 21, 17, 18, 19, 20, 21, only 5 sums are pending. So after completing these 5 sums, we'll be completing the whole entire syllabus of accountancy. And I hope कि आप सबने मेरे साथ अकाउंट सॉल्व यहाँ पे कर लिया होगा। So accounts is very much clear. In case you feel in doubt difficulty, you can give me a call or WhatsApp me your doubt difficulties. Okay. All the best for board examination. Stay healthy, stay safe at home. Thank you once again. Thank you.